चेक। चलो जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो आज वैसे तो गुरु पूर्णिमा है, पता है आपको क्या होता है इस दिन? लो, नीलम 7 मार्क्स, योग्यता योग्यता सिंह 9 नंबर, कोमल पांडे 9, रूपल 7, मानवी 9। लो, विशाखा को भी दे दो। ऋषभ, हिमांशी और ये ईशान जांगड़। ये कौन आया नया? ईशान है, कौन है ये? ईशान जांगड़। तो तूने दिया नहीं टेस्ट शायद? तो कॉपी कहाँ है? कॉपी कहाँ है? और उनकी भी कॉपी नहीं है। पूछना तो एक बार कहाँ है। चलो, ईशान जांगड़ कौन है? फटाफट चेक करो किसके नंबर कितने और क्यों कैसे। चलो, क्या आ जाए तो कौन मना करेगा? आते नहीं लेकिन। चलो देखो, आप सभी को वैसे गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन क्या होता है कि जीवन में हमारे माता पिता तो गुरु है ही हैं, और वो तो चाहे आप कुछ करो या नहीं करो वो तो गुरु रहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है आपको। ठीक है, वो तो आपको अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो घर के अंदर अपन सीखते हैं ना उसे बोलते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक होती है फॉर्मल एजुकेशन। क्या होती है? फॉर्मल, जैसे अपन स्कूल और कोचिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जीवन में कहीं ना कहीं अपन को एक गुरु बनाना पड़ता है। गुरु बनाने का मतलब है अपने को आगे बढ़ाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो अपन, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, तो भगवान को तो सारी चीजें आती हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना गुरु बनाया, तब जाके शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री राम ने भी अपना गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की, बाकी वो तो भगवान थे ना। तो 3 ही गुरु हैं हमारे, माता पिता और गुरु, जो पढ़ाने वाला, जो हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, और ये 3 ही हमारे सपोर्ट में होते हैं जीवन में, कोई भी और सपोर्टिव नहीं होता है। एक टीचर ही आपका सोचेगा कि आप अच्छा स्कोर लेकर के आओ, बाकी कोई रोड चलता सोचेगा क्या? आपका साथी नहीं सोचेगा ये बात कि इसके नंबर मेरे से ज़्यादा आए, मेरे से कम आने चाहिए, थोड़े आए तो सही, या फिर दोनों के बराबर आने चाहिए। जैसे आप देखना, कभी एक साथ ही नौकरी लग जाए और एक साथ ही रह जाए, तो दुख उसको पूरे जो लगे ना उनसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साथी का टेंशन रहता है, क्योंकि फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो स्टैंडर्ड की बात करेगा और जो नहीं लगाया उससे फिर वो ताने मारेगा। तो इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमारे 365 दिन होते हैं साल में। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन सभी के लिए आते हैं, टीचर्स के लिए भी आता है, मदर्स के लिए भी आता है, फादर्स के लिए भी आता है, सभी के लिए आते हैं वो दिन। ठीक है, अच्छे बुरे सारे दिन 365 के अंदर दिखाई देते हैं। तो आपको टीचर्स डे भी मिलेगा, गुरु पूर्णिमा भी मिलेगी, चिल्ड्रंस डे भी मिलेगा, फादर्स डे भी मिलेगा, मदर्स डे भी मिलेगा, लेकिन हमारा जीवन 365 दिन ही सही तरीके से रहेगा। उसके लिए 3 लोगों की आवश्यकता है, माता पिता और गुरु। आगे बात समझ में? जिस तरीके से अपन खाना खाते हैं उसी तरीके से हमारा जीवन में हमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए
गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारे उच्च भविष्य की क्या करता है, कामना करता है। आगे बात समझ में, इस पर अपन इतना ही बोलेंगे। बाकी अपन ने कल एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में। अब देखो बेटा, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसके मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। एक बार आप घर जा करके चेक कर लेंगे किसके नंबर कम ज्यादा आए, ठीक है। और अपन को टेंशन नहीं लेना है, अभी इसे इतना टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे करके अपन को छोटी छोटी गलतियां जो हम यहाँ कर रहे हैं उनको पेपर के अंदर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की सारी गलतियां माफ है आपकी, लेकिन पेपर में करोगे तो वहां के आपके मार्कशीट के अंदर नंबर छपाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो गलतियां करोगे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तुम्हारे कम नंबर भी आ जाएंगे ना तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहां अच्छे नंबर आने चाहिए। अपना टारगेट वही पेपर है बस, ठीक है। इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। युद्ध जब अपन युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध से पहले अभ्यास किया जाता है युद्ध का। अब युद्ध के अभ्यास के अंदर काफी बार आप अच्छा परफॉर्म करोगे, काफी बार बेकार करोगे, काफी बार और भी बेकार करोगे, काफी बार बहुत अच्छा करोगे। तो उन चीजों को अपन सभी को समराइज करके जब लास्ट के दिन युद्ध करने जाओगे, मतलब 6 या 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम लगेगा, उस दिन बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है अपने को। यहाँ तो चाहे कितनी गलतियां कर लो, तुम क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ तो नंबर मैं ही देने वाला हूँ, लेकिन वहां जो गलती करके आओगे या वहां जो नंबर लेके आओगे वो जीवन भर आपकी मार्कशीट में छप जाएंगे। अब 12th या तो दोबारा करो या एक ही बार बता देना कि कितने नंबर अपन के आ रहे हैं। आगे बात समझ में। चलो, कल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था। अब ये क्वेश्चन बोर्ड से तो बहुत परे, शायद क्वेश्चन यह था 2NO2 इन कन्वर्ट 2NO प्लस O2, यही है बेटा, ठीक है। आपको इसकी डिसअपीयरेंस रेट पूछा है, कितना ग्राम डिसअपीयरेंस होगा इसका, और इसका शायद मेरे को लगा कि दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 ग्राम पर मिनट, ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन को क्या है, काफी बार पता नहीं रहता, तो अपन को तो बस एक फॉर्मूला तो याद रहता है, 1/2 DNO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू प्लस 1/2 DNO डिवाइड बाई dt, ठीक है जी, यही है। और 2 का डाटा दे रखा है, तीसरे का नहीं दे रखा है, उसका लेना देना ही नहीं है। यही मैंने क्लास 11th में आपको स्टोइकोमेट्री में भी सिखाया था कि जिसका डाटा दे रखा है, जिसका पूछा है उसको बराबर कर लो, ठीक है। अब बताओ, 1/2 DNO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1/2 इंटू 6, और इससे आ जाएगा 3, कितना आएगा 3, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, जैसे आप करोगे तो माइनस DNO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 ग्राम पर मिनट। ऐसा आप करके पेपर में आ सकते हो और आओगे, कल बच्चे आएंगे। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या है बेटा, गलत। ये गलती मैंने भी की है, तुमने नहीं की, ये गलती मैंने भी की है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम मैंने भी ये गलती की है, ठीक है। लेकिन ये आंसर हमारा मिलेगा, ये ऑप्शन में मिलेगा अपने को, और अपन टिक करके भी इसको आ जाएंगे। लेकिन ये गलत है हमारा, क्या है, गलत। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये, क्योंकि अपन बात करते हैं मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, इसकी बात करते हैं। हमको ग्राम में वैल्यू दे रखी है और ये हमारा मोल में चल रहा है, इसमें चल रहा है मोल में। तो एक बार ये सॉल्यूशन लिखोगे और गलत करके क्या कर दोगे, काट दोगे। काटने का एक ही फायदा मिलेगा कि दोबारा ऐसी गलती कभी करोगे ही नहीं। चलो जी, अब अपने को करना क्या है, आपको लिखना है DNO2 डिवाइड बाई dt, और इसके आगे 1/2 है, इक्वल टू प्लस 1/2 DNO डिवाइड बाई dt, यही है। अब अपन जानते हैं कि अपन को ग्राम दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, ग्राम। तो ग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, मोल में। किसमें करना पड़ेगा, मोल में। तो आप यहाँ जो डाटा पुट करोगे 1/2 इंटू 6 डिवाइड बाई 30, क्यों करोगे, क्योंकि NO का जब मोलर मास निकालोगे आप, इसका मोलर मास ऑफ NO, तो कितना आएगा बताओ, 14 प्लस 16, कितना आ गया बेटा, 30 ग्राम पर मोल। मोल में कन्वर्ट हो गया। पर मिनट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, पर मिनट। पर मिनट का मतलब 1 मिनट, तो 1 से भी भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 3 बार कटेगा,
3 से 1/10 बार कटेगा क्या, बोलो 3 से 10 बार कटेगा, तो ये कितना आ गया 0.1, कितना आया 0.1, और ये 1/2 चल ही रहा है, -1/2 DnO2 डिवाइड बाई dt। तो आपको डिसअपीयरेंस पूछिए, तो DnO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू, अब 2 पर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बोलो 1/2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.1, तो कितना आ गया 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, एक तो वो मिलेगा जो पहले यहाँ पे निकाला है, एक ये मिलेगा, लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं है, ये भी नहीं पूछा मैं, हमें क्या पूछा है कितना ग्राम, क्या पूछा है कितना ग्राम। तो आप कहोगे सर पहले ग्राम जब चल रहा था तो ग्राम निकाल तो लिया, अब दोबारा ग्राम की क्या जरूरत पड़ेगी, तो बेटा जब डाटा दोनों यूनिट बराबर होंगे तभी अपन ऐसा काम करेंगे। अब अपन को दोबारा किसमें चेंज करना पड़ेगा इसको, NO2 को, बोलो भैया ग्राम में। तो बताओ NO2 का मोल कितना आया, N बराबर कितना आ गया बेटा 0.2 आ गया, और MW ऑफ NO2 कितना आएगा, बोलो 46 आएगा क्या, बोलो, क्योंकि 32 आ गया और नाइट्रोजन का 14 होता है तो 46, तो आप जानते हो स्मॉल n इक्वल टू W अपॉन MW होता है कि नहीं होता। अब अपने को चाहिए W, तो W कैसे निकालोगे भाई, n इंटू कर दोगे MW। अब n कितना है 0.2 इंटू 46, तो ये आ गया 9.2 ग्राम पर मिनट, ग्राम पर मिनट, तो ये हमारा आंसर है। कौन सा 0.2 है ना, यूनिट इसकी, हाँ इसकी तो आएगी DnO2/dt की, तो ये है मोल, क्या है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, या दूसरा क्या लिख सकते हो कैपिटल M मिनट इनवर्स। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अब तभी 4 नंबर का आता है ये, अब ये हर बच्चे से नहीं होता है, ये 10% बच्चे ही कर पाते हैं इसको, आगे बात समझ में, 90% को तो पता ही नहीं चलता कि होगा क्या इसमें, उनको तो सीधा ये ऑप्शन पे 6 ग्राम दिखेगा ना उसको ही चेप देंगे। अब किस्मत यदि सही हो, मोल निकाल के भी वही आंसर आ जाए और वैसे भी वही आंसर आ जाए तो अलग बात है, वो किस्मत है तुम्हारी। काफी बार ऐसा होता है कि हम जो निकालते हैं ना और गलत भी सही हो जाता है भरने के टाइम, जैसे आप भर रहे हो C ऑप्शन और गलती से आ गए B ऑप्शन भराऊं और पेपर में आके घर देखा आकर के तो B सही निकला, तो अपन को लगता है अच्छा, और यदि अपन गलती से सही करके आ गए और गलत को भर के आ गए तो लगेगा बुरा, ये हमारी तो आदत है। चलो बताओ कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, बोलो ऐसे क्वेश्चन अपने को करने आने चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो शायद मेरे हिसाब से कर लिए होंगे तुमने घर, कितने बच्चों ने किए थे वो, 4 कोई पढ़ना है, तूने भी किए, तुमने पीछे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे ना, पढ़ाई नहीं कर रहे घर में, नहीं कर रहे ना, क्यों ग्रुप में नहीं हो तुम, तो पता करो ना। अब मैं ग्रुप में ही भेजूंगा क्वेश्चन तुम्हें, 40 मिनट में कैसे कराऊं क्वेश्चन बताओ, जिस टॉपिक के मैं क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा 1-2 उसके ही मैं घर भेजूंगा, तो कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मेरा टारगेट आपको 12th पास कराना ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो और भी दोगे एग्जाम, 12th करके घर बैठोगे क्या। पिछले साल जो बच्चे 12th में पढ़ाए थे ना वो इस साल मेरे को कह रहे थे कुछ मिलते हैं मेरे को, तो कह रहे सर अब BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं हम, और हमने क्या उत्कर्ष से बैच ले रखा है। मैं कह रहा तुम वो 12th का ही पढ़ लो, जो तुम्हें पढ़ाया था उसको दोबारा पढ़ लो, उससे हो जाएगा, क्योंकि मैटर सेम है बेटा, 11th 12th की NCERT का मैटर सेम है। इस साल ही तुम BSc नर्सिंग जो करना चाहोगे ना तो इस साल ही कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा BSc नर्सिंग के पेपर, अब जैसे रिवीजन में लूंगा ना तो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके, बहुत इजी क्वेश्चन, केमिस्ट्री में सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा आपको, नीट के भी करा देंगे चलो भाई अब एग्जाम डालो, क्या पढ़ लिया अपन ने, यहां तक अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन, इतना अपन ने किया है, तो ये मतलब अब रेट ऑफ रिएक्शन का कैसा ही क्वेश्चन आ जाए तुम्हें
अब इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है कंसंट्रेशन, जिसे बोलते हैं अपन सांद्रता। अब आपको मैं एक बार जनरल चीजें समझा रहा हूं, वो समझ लेना आप सारी चीजें। देखो, अगर की जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको सबसे पहले कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा है टेम्परेचर, थर्ड है बेटा कैटलिस्ट, और फोर्थ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसे सांद्रता बोलते हैं, इसे तापमान बोलते हैं, इसे उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक, और इसे बोलते हैं अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति। आप मेरे को बताओ, यदि अपन रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? क्यों? बोलो। क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो? LOMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, गिवन बाय गुलबर्ग एंड बागे, दिया था। जब भी अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अर्थात एक जगह तो अपन ने लिया 10 मोल और एक जगह ले लिया 20 मोल, तो 20 मोल ज्यादा रिएक्शन करेगा या 10 मोल? 20 मोल। आगे बात समझ में? तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कौन से लॉ से? LOMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बोलो। चाय बनाते हो आप, एक तो कम गैस पर, एक ज्यादा गैस पर। जितना ज्यादा तापमान रखोगे, टेम्परेचर रखोगे, पार्टिकल्स के मिड में कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब भी अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा रेट होती है वो 2 और 3 टाइम्स हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 और 3 टाइम्स। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट जस्ट डबल्ड और ट्रिपल्ड हो जाती है। आगे बात समझ में? उसके बाद में कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मतलब होता है बिचौलिया। जैसे शादी कराते हैं ना लोग बाग, तो बिचौलिया का काम क्या होता है? शादी का होता है लड़का लड़की को, लड़का लड़के वाले को मिलवाना। ऐसे ही कैटेलिस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, नाम सुना है? क्या होता है? ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, होती है। अब रिएक्टेंट भैया यहां से चल रहा है, इतनी ऊंचाई चढ़ करके जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब मैंने कहा भैया कैटेलिस्ट इधर आओ, तुम इधर बैठो रिएक्शन के साइड में। तो रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट जाएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट कन्वर्ट ज्यादा होगा या कम होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज्यादा। क्योंकि आप बताओ, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ कोचिंग आना पड़ता है। अब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो। कैसे आते हो? सीढ़ियाँ चढ़ के। तो काफी बच्चों को परेशानी आती है, ये तो घर से भागते हैं। ऐसा तो तुम करते नहीं हो, भले लेट ही हो जाए 5 मिनट, लेकिन आराम चलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा भागता हुआ आता है और सीढ़ियों से चढ़ता है, तो सीढ़ियों से चढ़ता है तो आपकी रेट कम होती है ज्यादा होती है? पढ़ने की कम होती है। अब अपन करेंगे भाई, बाहर ही अपन ने लगवा दी लिफ्ट। क्या लगवा दी? लिफ्ट लगवा दी, ठीक है। आप लिफ्ट में बैठे और फटाफट आ गए ऊपर,
जहां आप 15 मिनट में ऊपर आ रहे थे, अब आपको 2 मिनट ही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो बताओ कितने मिनट का डिफरेंस आ गया? 13 मिनट का डिफरेंस आ गया क्या? तो एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी होती है सक्रियण ऊर्जा का मान कम करने का काम होता है कैटलिस्ट का। आगे बात समझ में, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एक तो अपन ने एक पत्थर ला के रख दिया, लो भाई ये रिएक्टेंट है और इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। क्या होना है? प्रोडक्ट में। तो बताओ ये ज्यादा कन्वर्ट होगा या इसका मैं बना दूं पाउडर? क्या बना दूं? पाउडर। बोलो भाई, ये बना दिया मैंने पाउडर। अब पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? बोलो भाई, बढ़ गया। तो पाउडर्ड फॉर्म ज्यादा रिएक्शन करेगी या जो पत्थर रखा है मैंने वो ज्यादा रिएक्शन करेगा? पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन का काम क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले लिखो कंसंट्रेशन। आई बात समझ में कुछ? ये आपको 5 क्या है बेटा? फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। लिखो कंसंट्रेशन में लिखो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, greater is the concentration of the reactants, greater is the concentration of the reactants, the more rapidly the reaction proceed। लिखो अकॉर्डिंग टू, या उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को हिंदी में पढ़ा था तुमने? एक तो क्या एट द टाइम मेरे को भूल जाता हूं। चलो मैं लिखा दूंगा आपको, लिख लो लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें नहीं है शायद वो, लिखो लिखो चलो। अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा लिखो बेटा टेम्परेचर, दूसरा लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर को बोलते हैं तापमान, तापमान लिखो। लिखो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यह पाया गया है कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर, यह पाया गया है कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना एवं तिगुना हो जाता है, दोगुना एवं तिगुना हो जाता है। लिखो बेटा, तुम लिखो फटाफट। It is generally observed that
It is generally observed that rise in temperature, rise in temperature, rise in temperature, rise in temperature, the reaction rate increase. Rise in temperature, the reaction rate increase. यदि आप तापमान को बढ़ाओगे तो बताओ रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी. नेक्स्ट टाइम लिखो, इट हैज बीन, ये नोट डाल के लिख लेना, चाहे स्टार लगा लेना इस बात पे. इट हैज बीन फाउंड दैट, यह पाया गया है कि, क्या पाया गया है, रेट इज आइदर डबल्ड और ट्रिपल्ड, डबल्ड और ट्रिपल्ड, for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड, राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री तापमान को बढ़ाओगे तो रेट जस्ट डबल और कैसी हो जाएगी बेटा, ट्रिपल्ड हो जाएगी. आगे बात समझ में, ये बात को आप गांठ बांध लोगे. गांठ बांधने का मतलब होता है कि इस बात को जीवन भर याद रखना है. ठीक है, घर वाले बोलते हैं ना अम्मा वगैरह कि ये बात तो आपको याद रखनी है. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. थर्ड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. लिखो, अभिकारक के गुण या अभिकारक की प्रकृति. देखो, द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक बॉन्ड इन्वॉल्व, specific bond involved, and hence on the nature of reactants, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. देखो, कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स के अंदर इतने मजबूत बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो टूट ही नहीं रहे. अब टूट नहीं रहे तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा. जितना वीक बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट के, जितने ज़्यादा वीक बॉन्ड होंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो स्पेसिफिक बॉन्ड का मतलब स्पेसिफिक बॉन्ड पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा. कैसे बॉन्ड बन रहे हैं उसके अंदर, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वैन डर वाल्स बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है. जो सा बॉन्ड जितना वीक होगा वही ज़्यादा टूट जाएंगे और टूटेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा. लिख लो बेटा, अभिकारक के अणुओं के मध्य उपस्थित
बंधों की प्रकृति पर, बंधों की प्रकृति पर, बंधों की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, इसमें दो टॉपिक है, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड सरफेस एरिया, तो मैंने उसको अलग कर दिया है अब, सरफेस एरिया को। ठीक है, थर्ड लिखो, कितने हो गए? तो चौथा लिखो भैया कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या होता है बताओ? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक लिखो। कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रीजन लिख लो। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके क्या कर देता है बेटा? ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। जैसे आपको अभी जैसे रिएक्टेंट यहाँ से आकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैटलिस्ट आएगा और ये ऐसा कर देगा। तो ये तो हो गया विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, और ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट, विद आउट कैटलिस्ट। आगे बात समझ में भैया? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम किसका है? कैटलिस्ट का। लिख लो, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यह उत्प्रेरक का काम होता है बेटा। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला लास्ट लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट करेगी। आगे बात समझ में? तो लिख लो, इन हेटेरोजीनियस रिएक्शन, विषमांगी अभिक्रियाओं में, इन हेटेरोजीनियस रिएक्शन more powdered form is the form of reactant, is the form of reactant, more is the rate, form of reactant more is the rate। जितनी ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म होगी उसकी रेट भी क्या हो जाएगी बेटा? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताओ? ब्रैकेट में लिख लो, एज मोर एक्टिव सेंटर प्रोवाइडेड। और समझने के लिए तो आप जानते ही हो, अपन के पास में एक तो पत्थर रख लो भैया इधर, ठीक है, और एक इसका कर दो चूर्ण। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगी इसके बजाय। आगे बात समझ में? लिख लो, देखो विषमांगी अभिक्रियाओं में
अभिकारक का चूर्णित मिक्सर ज्यादा अभिक्रिया करता है, ज्यादा अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आगे बात समझ में। अब आपसे पेपर में पूछेगा, वो कौन पूछेगा, लिख करके देगा, वो उसकी हिम्मत तो है नहीं तुमसे पास में आगे पूछ ले, तो वो पेपर में लिख के देगा, भैया राइट डाउन 5 या राइट डाउन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पहला लिखना है भैया कंसंट्रेशन, क्या लिखना है, कंसंट्रेशन। दूसरा लिखना है टेम्परेचर। थर्ड लिखना है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। और फिफ्थ कौन सा है, कैटेलिस्ट। कौन है बेटा, कैटेलिस्ट। ठीक है, 5 आपको याद है, 3 तो अपन लिख ही सकते हैं। सारी चीजों में सारी चीजें बढ़ेंगी, कम कोई नहीं करेगा। तापमान का भूल जाओ तो याद रख लेना, चाय बनाना तो सभी को आता है घर में, कम तापमान पर ज़्यादा तापमान पर क्या स्थिति होगी। कंसंट्रेशन में समझ जाना, एक तो आपको 1 kg बर्फी खिलाई जाए और एक 10 kg, इसमें रेट ज़्यादा होगी खाने की, बताओ 10 kg में। मैंने कहा सुनो, इधर तो मैंने 1 kg आपको रसगुल्ला दे दिए, क्या दे दिए, रसगुल्ला, और इधर मैंने दे दिए 10 kg, कितने दे दिए, 10 kg रसगुल्ला, ऐसा अज्यूम करना है अपने को। और मैंने कहा 10 मिनट में खाना है आपको, कितने में खाना है 10 मिनट में, ठीक है। आप बताओ कौन से, कब ज्यादा रेट रखनी पड़ेगी आपको बोलो, जब 10 किलो होंगे तब आपको रेट को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 किलो में तो आपको पता है कि मैं 5 मिनट में खा लेता हूँ, तो खा के थोड़ा रेस्ट भी कर लोगे। आपने काफी बार यूट्यूब वगैरह वीडियो भी देखी होंगी खाने वगैरह की, उनमें वो 4 और 8 पाँव से खाते हैं, तो मतलब टाइम कम दिया अपन ने, क्या दिया है, टाइम कम दिया है। और कंसंट्रेशन यदि बढ़ा दी है तो बताओ भैया ज़्यादा रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसी तरीके से इसके बाद में सरफेस एरिया, एक तो मैं आपको एक छोटा सा रूम लूँ और उसी में 25-30 बच्चों को बैठा लिया, वही पढ़ना है आपको, और एक मैंने कहा भैया खुल के बैठ जाओ, पूरा हॉल है, तो सरफेस एरिया बड़ा है तो वहाँ ज़्यादा सीखोगे आप या छोटी वाली जगह में ज़्यादा सीखोगे, बोलो। जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए क्या है, खूब स्पेस है, तो आसानी पूर्वक रिएक्शन कर लेगा। उसके बाद में कैटेलिस्ट, एक मैंने पहाड़ पर चढ़ाना है आपको, वो समझा दिया मैंने, कोचिंग आना है आपको। एक तो मैंने बाहरी लिफ्ट लगवा दिया आपको, और एक सीढ़ियों से चढ़ना है, तो सीढ़ियों से चढ़ने का मतलब है विदाउट कैटेलिस्ट आ रहे हो आप, और जब मैंने लिफ्ट लगा दी तो लिफ्ट का मतलब हो गया आप कैटेलिस्ट के द्वारा आ रहे हो। अब कल अपन बात करेंगे रेट लॉ की, किसकी बात करेंगे, रेट लॉ। अब रेट लॉ में आपकी आंखें खुलेंगी कि अपन को क्या हो रहा है। ये मैं लिखूंगा ए और बी से बन रहा है प्रोडक्ट, और जब मैं रेट लिखूंगा इधर तो मैं लिखूंगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ लिखूंगा एक्स और यहाँ लिखूंगा बाई। आप कहोगे सर ये ए आना चाहिए था और बी आना चाहिए था, ये एक्स बाई कहाँ से आए, तो इसकी बातें करेंगे अपन कल, क्योंकि वो जो आप पढ़ते हो वो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू और ये होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो पढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, और ये कहाँ पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ जो ये एक्स और बाई आए इनको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनकी बातें करेंगे अपन कल।